Dolo, Danheng just want to avoid trouble, Gu Yuina pursues. Chapter 66, Going Home. तुम दोनों, पहले बाहर जाओ, दानहेंग ने शांति से कहा। जीजी की आंखें फटी की फटी रह गईं, वह पूरी तरह संतुष्ट थी। वह वास्तव में चिल्लाकर दानहेंग से पूछना चाहती थी वह तब कहाँ थे जब उसे और उसकी मास्टर को अपमानित किया जा रहा था। और अब उनकी लौटने की हिम्मत हुई। उसकी मास्टर को ठीक करने का सबसे अच्छा तरीका उन्हें वापस स्टारडाउ फॉरेस्ट ले जाना और उन्हें लेक ऑफ लाइफ में डुबो देना था। वह जितना इसके बारे में सोचती उतना ही उसे गुस्सा आता। उसने जोर से अपना पैर जमीन पर पटका। ठीक है, मैं जा रही हूँ। जीजी हताशा में बाहर निकल गई। जब वह दानहेंग के पास से गुजरी तो वह उनके पैर पर वार करना चाहती थी, लेकिन जैसे ही उसने अपना पैर उठाया, जू जूचिंग ने उसे पीछे से धक्का दे दिया। चौंक कर उसे लगा कि दानहेंग हमला करने वाले हैं और वह आगे की ओर लड़खड़ा गई, लगभग मुंह के बल गिरने ही वाली थी। जू जूचिंग ने जल्दी से उसे खींचा और वहां से निकल गई। जीजी ने कुछ नहीं कहा, बस पीछे पीछे चल दी। एक बार जब दोनों महिलाएं चली गईं, तो दानहेंग बिस्तर के पास बैठ गए और गु युइना के शांत चेहरे को निहारने लगे। वह उसके शरीर के भीतर की गंभीर चोटों को महसूस कर सकते थे। एंशिएंट लाइफ ट्री की एक टहनी निकालते हुए वह जानते थे कि भले ही यह गु युइना को पूरी तरह से ठीक नहीं कर सकती, लेकिन यह उसकी आंतरिक पीड़ा को आसानी से दूर कर सकती है। अपनी उंगलियों के एक हल्के झटके के साथ वह टहनी चमकते हुए हरे पाउडर में बदल गई, जो गु युइना के चेहरे पर छिड़कते ही चमकने लगा। बिना किसी माध्यम के वह पाउडर उसके शरीर में समा गया। तुरंत गु युइना के चेहरे पर रंग वापस आ गया और उसकी कम हो चुकी जीवन शक्ति तेजी से भरने लगी। आउटसाइड द रूम, जैसे ही जू जूचिंग और जीजी बाहर निकले और उनके पीछे दरवाज़ा बंद हुआ, जीजी ने एक ठंडी फुफकार छोड़ी और कहा, ये सब तुम्हारी वजह से है जिसने मुझे रोका, वरना मैंने उस गैर जिम्मेदार ब्रदर इन लॉ को ज़रूर सबक सिखाया होता। वह वाकई हद से ज़्यादा है। जीजी ने अपनी बाहें सिकोड़ लीं, वह विद्रोही लग रही थी। जू जूचिंग ने उसकी ओर देखा और याद किया कि दानहेंग को वापस आते देख जीजी के चेहरे पर कैसा डर था। वह अपने होंठों की मुस्कुराहट को नहीं रोक सकी। इस महिला में ऐसी बातें कहने की हिम्मत कहाँ से आए? जीजी, मेरी बहन कैसी है? अचानक दूसरी तरफ से एक आवाज़ आए। जीजी डर के मारे उछल पड़ी। ये देखकर कि वह डीटियन था, उसने गुस्से में उसे घूरा और कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरी बहन अभी भी बेहोश है। ये सब उस ब्रदर इन लॉ की वजह से है। अगर वह यहाँ होते, डीटियन ने सपाट लहजे में उत्तर दिया, वही तुम दोनों को वापस लाया है। जीजी सुन्न रह गई। वह पहले अपनी भावनाओं में इतनी डूबी हुई थी कि उसने इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया कि वास्तव में उसे वापस कौन उठाकर लाया था। उसे बस इतना याद था कि गु युइना उसे बचाने के लिए प्रकट हुई थी। उसने उम्मीद नहीं की थी कि वास्तव में वह लंपट भूत ही था जो उन्हें वापस लाया था। क्या इसका मतलब यह था कि उसने गलत तरीके से उस पर दोष मढ़ा था? उस पुराने पाखंडी ने उन्हें बचाने के लिए स्वेच्छा से अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया था। एक पल के लिए जीजी को आश्चर्य और थोड़ा अच्छा भी महसूस हुआ। मेरे प्रभु की स्थिति कैसी है? डीटियन ने भौहें सिकोड़ते हुए जीजी को देखा। ये जूनियर अचानक फिर से सुन्न क्यों हो गई? वह वास्तव में भरोसेमंद व्यक्ति नहीं लग रही थी। शायद उसे इसके बजाय बाईजी को भेजना चाहिए था। जीजी अपने विचारों से बाहर आए, उसका चेहरा लाल हो गया। अब जब उसे एहसास हुआ कि वह गलत थी, तो वह सोचने लगी कि क्या उसे माफ़ी मांगनी चाहिए या दानहेंग के लिए कुछ करना चाहिए। लेकिन डीटियन का सवाल सुनकर उसकी सारी ग्लानि तुरंत गायब हो गई। भले ही दानहेंग ने उन्हें बचाया था, फिर भी उसे उन्हें अपनी मास्टर को ले जाने देना चाहिए था, न कि उन्हें यहाँ रखना चाहिए था। मुझे लगता है कि हमें अपनी बहन को वापस घर ले जाने की ज़रूरत है। यहाँ उसे उचित उपचार नहीं मिल सकता। डीटियन, जल्दी करो, अंदर जाओ और मेरी बहन को वापस लाओ। हम उसे यहाँ नहीं रहने दे सकते। जीजी ने उसे उकसाया। आखिरकार उसकी दानहेंग का सीधे सामना करने की हिम्मत नहीं थी। उस वाटर अजूर ड्रैगन की याद बहुत दर्दनाक थी। वह निश्चित रूप से दोबारा उससे टकराना नहीं चाहती थी। डीटियन ने उसे एक ठंडी नज़र से देखा। जैसे ही वह दरवाज़ा धकेलने वाला था, उसने जीजी की आंखों में चालाकी की झलक देखी। एक ठंडी आवाज़ में उसने पूछा, तुम खुद क्यों नहीं करती? जीजी ने तुरंत अपना सिर हिलाया। वह बेहद गंभीर दिख रही थी। मैं एक महिला हूँ। डीटियन ने एक उपहासपूर्ण हंसी छोड़ी। उसका मन उसे थप्पड़ मारने का कर रहा था। क्या उसे लगा कि वह उसकी छोटी मोटी चालों को नहीं देख सकता? वह बस चाहती थी कि वह इसके बजाय दानहेंग को नाराज़ करे। लेकिन अगर दानहेंग के पास अपनी मास्टर को वापस लाने की शक्ति थी और वह एक विशेष यात्रा पर भी गया था, तो क्या ये स्पष्ट नहीं था कि वह उसके लिए दवा खोजने गया था? डीटियन जीजी की तुलना में कहीं अधिक विचारशील था। उसने अपना हाथ पीछे खींच लिया और शांति से कहा, कोई अनावश्यक शोर नहीं, बस इंतज़ार करो। जीजी बेचैन हो गई। किस बात का इंतज़ार? हम जितना ज़्यादा इंतज़ार करेंगे, मेरी बहन उतनी ही ज़्यादा खतरे में होगी। तुम
तुम हमारे नेता माने जाते हो। क्या तुम सच में डरते हो? क्या तुम सच में मानते हो कि उस ब्रदर इन लॉ के पास उसे ठीक करने का कोई तरीका है? डीटीएन ने अपनी मुट्ठी भींच ली। ये जूनियर वास्तव में उस पर मनोवैज्ञानिक दबाव, रिवर्स साइकोलॉजी डालने की कोशिश कर रही थी। उसने अपनी आंखें सिकुड़ी और जीजी को एक खतरनाक निगाह से देखा। जैसे ही वह कुछ कहने वाला था, अचानक कमरे के भीतर से दिव्य ऊर्जा की एक लहर निकली। उसी समय एक परिचित उपस्थिति उभर कर आई। सिल्वर ड्रैगन किंग गु युइना जाग गई थी और उसकी आभा और पहले से भी अधिक स्थिर थी। डीटीएन और जीजी ने एक दूसरे की ओर देखा। दोनों की आंखों में एक जैसी तीव्र खुशी झलक रही थी। इनसाइड द रूम, गु युइना ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं। उस समय उसका पूरा शरीर गर्म महसूस हो रहा था। जब से वह अलग हुई थी, उसने पहले कभी इस तरह की गर्माहट महसूस नहीं की थी। लगातार होने वाला आंतरिक दर्द और फटने जैसा एहसास गायब हो गया था। यह इतना आरामदायक था कि वह लगभग कराहना चाहती थी। हम टिल्ड, उसने एक कोमल नाक से आवाज़ निकाली और अंततः अपने पास बैठे दान हेंग को देखा। उसका चेहरा तुरंत लाल हो गया और उसकी आंखें नम हो गईं। एक पल में उसे एहसास हो गया कि उसकी वर्तमान स्थिति दान हेंग की बदौलत ही है। वह उठकर बैठ गई। भले ही उसका शरीर अब पूरी तरह से स्वस्थ था, लेकिन वह अभी अभी एक गंभीर स्थिति से उभरी थी और उसे अपनी गतिविधियों पर पूरी तरह नियंत्रण पाने के लिए कुछ समय चाहिए था। इसलिए जब वह बहुत तेजी से हिली तो गलती से उसका सिर दान हेंग की ठुड्डी से टकरा गया। धप, गु युइना वापस बिस्तर पर गिर गई। वह अजीब पल हवा में तैरने लगा। दान हेंग, हालांकि, भावहीन रहे। वह उसकी स्थिति की जांच करने के लिए उसकी कलाई पकड़े हुए थे और अब जब उन्होंने उसकी जीवन शक्ति को पूरी तरह से बहाल महसूस किया तो उन्होंने हाथ छोड़ दिया। लेकिन जैसे ही उन्होंने उसे छोड़ा, गु युइना ने फिर से उनका हाथ पकड़ लिया और अपनी उंगलियों को उनकी उंगलियों में फंसा लिया। पतिदेव, मैं कितनी देर सोई? एक पूरा दिन भी नहीं, दान हेंग ने उत्तर दिया। गु युइना ने राहत की सांस ली। इस बार वह अधिक सावधान थी। वह धीरे धीरे दान हेंग की बाहों में समा गई और अपना सिर उनके सीने पर रख दिया। जैसे ही उसकी गर्माहट उनके शरीर से स्पर्श हुई, दान हेंग को संतुष्टि का एक अपरिचित लेकिन सुखद एहसास हुआ। एक तरह की कोमल गर्माहट। पतिदेव, क्या आप जानते हैं कि जब मैं बेहोश थी तो मुझे सबसे ज्यादा किस बात का डर था? गु युइना हल्के से मुस्कुराए। उसे यह पूछने की जरूरत नहीं थी कि दान हेंग ने उसकी मदद करने के लिए क्या किया था, यह स्वतः स्पष्ट था। यह उनका प्यार ही था जिसने उसे पुनर्जीवित किया था। उन्हें इस मूक समझ को बनाए रखने की जरूरत थी। दान हेंग ने पूछा, क्या? मुझे डर था कि जब मैं जागूंगी तो मैं आपको नहीं देख पाऊंगी। लेकिन मैं बहुत खुश हूं, क्योंकि जब मैंने अपनी आंखें खोलीं तो जो पहली चीज मैंने देखी वह आप थे। गु युइना ने अपना चेहरा ऊपर उठाया और अपने होंठ दान हेंग के गाल की ओर बढ़ा दिए। दान हेंग को ऐसा लगा जैसे वह पत्थर के बन गए हों। वह हिल नहीं सके। एंड ऑफ चैप्टर। डोलो, Dan Heng just want to avoid trouble, Gu Yuina pursues. Chapter 67, Moving to Heaven Dao City. उनके होंठों की कोमलता उनके गाल से स्पर्श हुई। दान हेंग एक पल के लिए स्तब्ध रह गए, जैसे उनके भीतर कोई अग्नि प्रज्वलित हो गई हो। गु युइना के सुंदर चेहरे को देखकर उनके मन में अप्रत्याशित रूप से कुछ अजीब विचार आने लगे। तुम, पतिदेव, आपसे पहले कभी कोई और महिला नहीं रही, है ना? गु युइना ने मजाक के लहजे में दान हेंग को देखते हुए धीरे से पूछा। ड्रैगन स्वभाव से कामुक प्राणी होते हैं, विशेष रूप से नर। दान हेंग के लिए, जो अब तक का सबसे शक्तिशाली ड्रैगन था जिससे वह मिली थी, इतने लंबे समय तक किसी अन्य महिला के बिना रहना। एक पल में गु युइना को खुशी का एक अनकहा एहसास हुआ। दान हेंग वास्तविकता में वापस आए। चूंकि तुम्हारा शरीर अब ठीक हो गया है, जब हम तैयार होंगे हम वापस निकल चलेंगे। हमने स्टालुओ सिटी में काफ़ी समय बिता लिया है। उन्हें यहाँ आए केवल कुछ ही दिन हुए थे और इतने में ही उन्हें स्टालुओ पैलेस तक जाना पड़ गया था। अगर वे यहाँ ज़्यादा देर रुके तो पता नहीं और क्या मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। दान हेंग की प्रतिक्रिया देखकर गु युइना हल्के से हंसी और प्यार से बोली, ठीक है, मैं आपकी बात मानूंगी, मेरे पतिदेव। दान हेंग के सीने से लगकर गु युइना अभी भी उन्हें डोलो कॉन्टिनेंट को एकजुट करने की महत्वाकांक्षा विकसित करने के लिए राजी नहीं कर पाई थी। हालांकि उनके लिए उनका प्यार पक्का होना ही पहले से ही सबसे बड़ा इनाम था। बैंग, तभी दरवाज़ा अचानक जोर से खुला। जीजी अंदर भागी, चौखट से टकराकर लड़खड़ाए और सीधे मुंह के बल गिर पड़ी। जब उसने ऊपर देखा और गु युइना को जागा हुआ पाया तो उसका चेहरा खुशी से खिल उठा। दीदी, ये बहुत अच्छा है दीदी, आप आखिरकार जाग गईं, मैंने आपको बहुत याद किया। जीजी का गला भर आया और वह गु युइना की ओर दौड़ी। उस पल वह दान हेंग के प्रति अपने डर को भी भूल गई। उसने बिस्तर पर उनके बगल में खुद को घुसा लिया, अपने भारी शरीर से दान हेंग को एक तरफ धकेल दिया और गु युइना को कसकर गले लगा लिया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वह सिसकते हुए बोली, दीदी, आपने तो मुझे डरा ही दिया था। मुझे लगा था कि मैं आपसे फिर कभी नहीं मिल पाऊंगी।
मैंने आपको बहुत याद किया। ये सब मेरी गलती है। अगर मैं इतनी मूर्ख न होती तो मैं आपको इसमें नहीं घसीटती। गु युइना उसे दान हेंग को धक्का देने के लिए डांटने वाली थी, लेकिन जीजी की सच्ची भावनाओं को महसूस करते हुए वह थोड़ा मुस्कुराई और धीरे से जीजी के कंधे को थपथपाया। कोई बात नहीं, मैं अब ठीक हो गई हूँ जीजी। तुमने कुछ गलत नहीं किया। ये सुनकर जीजी और भी फूट फूट कर रोने लगी। प्रभु लॉर्ड वास्तव में उसे दोष नहीं दे रहे थे। दान हेंग ने उनके इस मिलन को देखा, फिर खड़े होकर बोले, मैं सामान पैक करता हूँ, हम कल निकलेंगे। इतना कहकर उन्होंने अपना सामान समेटना शुरू कर दिया। उसी शाम गु युइना के ठीक होने से सभी खुश थे और जीजी ने इस मौके का फायदा उठाते हुए दान हेंग से खुद खाना बनाने का अनुरोध किया। दान हेंग बिना किसी हिचकिचाहट के सहमत हो गए और व्यंजनों से भरी मेज तैयार कर दी। दीदी, इसे आजमाए, और यह वाला भी, ये बहुत स्वादिष्ट है। उस लंपट बूढ़े के यहाँ का खाना ब्रदर इन लॉ के खाने के सामने कुछ भी नहीं है। जीजी का मुंह खाते वक्त एक पल के लिए भी नहीं रुका। गु युइना ने उसके माथे पर धीरे से मारा और हंसी। थोड़ा शालीन बनो, तुम्हें ऐसा पति कैसे मिलेगा? जीजी ने बेपरवाही से कंधे उचकाए। पति की ज़रूरत किसे है? चीज़ें वैसी ही अच्छी हैं जैसी हैं। मैं बस आपके साथ रहूंगी दीदी, या फिर ब्रदर इन लॉ मुझसे भी शादी कर सकते हैं। मुझे दूसरी पत्नी बनने में कोई आपत्ति नहीं है, जब तक कि वह मेरे लिए रोज़ खाना बनाते रहें। जैसे ही उसने बोलना बंद किया, जीजी को अपने पूरे शरीर में एक अचानक ठंडक महसूस हुई। धीरे से ऊपर देखते हुए उसने गु युइना के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान देखी। सत्यानाश, वह फिर से गलत बोल गई थी। ये व्यंजन स्पष्ट रूप से प्रभु लॉर्ड के लिए बनाए गए थे, फिर भी उसने उन्हें हथियाने की हिम्मत की। गु युइना ने अपनी चॉपस्टिक से जीजी के माथे को थपथपाया और धीरे से कहा, यह नहीं चलेगा जीजी। मुझे अपनी चीज़ें बांटना पसंद नहीं है। जीजी ने पागलों की तरह सिर हिलाया। मैं समझ गई दीदी। वह एक या 2 बार प्रभु के साथ भोजन साझा कर सकती थी, लेकिन इस तरह हमेशा थोपी नहीं जा सकती थी। अगर उसे सच में नियमित रूप से अच्छा खाना खाना था तो उसे अपने लिए एक शेफ ढूंढना होगा। गु युइना ने दान हेंग की ओर देखा, फिर चिढ़ाया, पतिदेव, दूसरी पत्नी रखने के बारे में आपका क्या ख्याल है? दान हेंग ने लाचारी में आह भरी। मजाक बंद करो, एक पत्नी को संभालना ही काफ़ी था। उन्हें अभी भी डिवाइन रेल्म में औषधीय सामग्री खोजनी थी। अगर उन्होंने एक और पत्नी रख ली तो उन्हें कभी चैन का पल नहीं मिलेगा। गु युइना के होंठ ऊपर की ओर मुड़ गए। पहले दान हेंग का व्यक्तित्व एक समस्या थी जो उसे परेशान करती थी, लेकिन अब चीजें पूरी तरह से उलट गई थीं। उनकी अनिच्छा का मतलब था कि भविष्य में वह उन्हें कभी धोखा नहीं देंगे। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। यू जूचिंग ने दरवाज़ा खोला तो देखा कि ड्रैगन सर्पेंट परिवार के तीनों सदस्य वहां खड़े थे। मेंगशू, ड्रैगन ड्यूक मुस्कुराए। लगता है कि हम बिल्कुल सही समय पर आए हैं, भोज के समय। हम खलल तो नहीं डाल रहे? दान हेंग ने धीरे से अपना सिर हिलाया और यू जूचिंग को 3 और बर्तन लाने का इशारा किया। बैठने के बाद मेंगशू ने दान हेंग से हाल की घटनाओं के बारे में बातचीत की। मैंने पिछले कुछ दिनों में 4 या 5 बार आने की कोशिश की, लेकिन आप कभी घर पर नहीं थे। दान हेंग, मेंगशू ने थोड़ा पछतावा महसूस करते हुए आह भरी। दान हेंग अवाक रह गए। जाहिर है मेंगशू उन्हें नहीं ढूंढ सके। उन्होंने ये दिन या तो गु युइना के साथ डेट पर जाने, औषधीय सामग्री खरीदने या महल की यात्रा करने में बिताए थे। मेंगशू उन्हें कहाँ ढूंढ पाते? थोड़ी देर बातचीत करने के बाद मेंगशू आखिरकार मुख्य विषय पर आए। दान हेंग, मैं आपको मेंग परिवार में शामिल होने के लिए मजबूर नहीं करूंगा, लेकिन उस जैसे छोटे शहर में रहना यह आपकी प्रतिभा की बर्बादी है और यह पूरी तरह सुरक्षित भी नहीं है। कई सोल मास्टर्स आत्मा जानवरों का शिकार करने के लिए स्टारडाउ फॉरेस्ट आते हैं। आपकी पत्नी और शिष्यों को देखते हुए देर सबेर आपका किसी मुसीबत में फंसना तय है। अगर आपको कोई आपत्ति न हो तो आप हमारे साथ हेवेनडाउ सिटी चल सकते हैं। वहां रहना बहुत सुरक्षित होगा। मेंगशू का सुझाव काफी तर्कसंगत था। दान हेंग ने हल्की सी भौहें सिकोड़ी। स्टालुओ सिटी की घटनाओं ने उन्हें दिखा दिया था कि गु युइना दूसरों के लिए कितनी आकर्षक थी। क्या हेवेनडाउ सिटी वाकई सुरक्षित होगी? लेकिन यह निश्चित रूप से एक छोटे से शहर में रहने से बेहतर होगा। यहाँ तक कि उनके सहकर्मियों ने भी उनके बारे में कुछ असामान्य महसूस करना शुरू कर दिया था और अब वहाँ पहले जैसा सुकून नहीं रहा था। गु युइना की आंखें चमक उठी। उसके मन में अभी एक विचार आया था। इस बीच जू निवास पर महल से लौटने के बाद जू जुयून ने महल में जो कुछ भी हुआ था वह तुरंत ड्यूक और डचेस को बताया। खबर सुनकर ड्यूक ऑफ जू के चेहरे के भाव जटिल हो गए। दान हेंग वास्तव में इतना शक्तिशाली है। कोई आश्चर्य नहीं कि वह जूचिंग को सिखाने में सक्षम था। पता चला कि वह एक टाइटल डोलो है। बहुत अच्छा, यह उत्कृष्ट है। जुयून, महारानी ने क्या कहा? आंटी ने कहा कि वह व्यक्तिगत रूप से मुझे तैयार कल्टिवेट करेंगी।
जहां तक जूचिंग की बात है उसे ले जाया गया है, इसलिए स्टार लुओ शाही परिवार संभवतः इस मामले को आगे नहीं बढ़ाएगा। जू जुयून ने शांति से समझाया। ये देखकर कि उसके पिता दान हेंग को कितना महत्व दे रहे हैं, उसे थोड़ी निराशा हुई। वह वही थी जिसे स्टार लुओ शाही परिवार द्वारा व्यक्तिगत रूप से प्रशिक्षित किया जाएगा। क्या यह एक बड़ी उपलब्धि नहीं थी? फिर भी जू जुचिंग ने शाही परिवार की अवहेलना की थी और जू परिवार के लिए मुसीबत खड़ी की थी। और फिर भी अंत में वही थी जिस पर हर कोई ज्यादा ध्यान दे रहा था। ड्यूक ऑफ जू इतने उत्साहित थे कि वह इधर उधर टहलने लगे। एक टाइटल डोलो, वह लड़की जूचिंग के पास वास्तव में अपनी किस्मत बदलने का मौका है। भले ही वह असफल हो जाए, कम से कम वह अपाहिज तो नहीं होगी। जल्दी करो, एक उपहार तैयार करो, मैं इसे व्यक्तिगत रूप से दूंगा। डोलो, Dan Heng just want to avoid trouble, Gu Yuina pursues. Chapter 68, Angering Meng Yiren 3 times. प्रिंस जू बड़े उत्साह के साथ जू जुयून को लेकर होटल पहुंचे। प्रवेश द्वार पर उन्होंने आईने में अपनी पोशाक ठीक की और अपनी अंगूठी को छुआ। उस अंगूठी के भीतर एक कीमती उपहार था जो उन्होंने दान हेंग के लिए तैयार किया था। अपने पिता को इतना सतर्क देख जू जुयून अपनी घृणा को नहीं रोक सकी और उसने मन ही मन होंठ सिकोड़ लिए। चाहे वह टाइटल डोलो कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह आखिर था तो एक अकेला आदमी ही। क्या वह वास्तव में उनके महान कुलीन परिवार की तुलना कर सकता था, जिसका भाग्य राष्ट्र से जुड़ा था? इसके अलावा वह व्यक्ति जू जुचिंग का गुरु था। जू जुयून के मन में उनके प्रति गहरी चिढ़ थी और वह फुसफुसाए, पिताजी, क्या आप जरूरत से ज्यादा दिखावा नहीं कर रहे हैं? प्रिंस जू तुरंत मुड़े और अपने गंभीर चेहरे के साथ जू जुयून की ओर देखा। जुयून, तुम अभी भी एक टाइटल डोलो की अहमियत नहीं समझती हो। मुझे बताओ, स्पिरिट हॉल में कई टाइटल डोलो हैं, लेकिन क्या तुमने कभी उन्हें इतना अहंकारी व्यवहार करते देखा है जैसा दान हेंग ने स्टार लुओ एम्पायर में किया? जू जुयून ने एक पल के लिए सोचा और अपना सिर हिलाया। बाकी सब तो छोड़ो, सिर्फ ये तथ्य कि वह शाही महल में घुस गया और महारानी के सामने सीधे एक मंत्री की हत्या कर दी। यहाँ तक कि स्पिरिट हॉल के टाइटल डोलो भी इतनी ढिठाई करने की हिम्मत नहीं करेंगे। अगर वे ऐसा करते तो स्टार लुओ एम्पायर अगले ही दिन अपनी सेना भेजकर उस क्षेत्र से स्पिरिट हॉल का नामोनिशान मिटा देता। फिर भी न केवल दान हेंग ने ऐसा किया, बल्कि उन्हें शाही पूर्वज दाई लेयाजू का समर्थन भी प्राप्त था। वह बहुत शक्तिशाली हैं, जू जुयून ने झिझकते हुए पूछा। प्रिंस जू होटल के अंदर जाते हुए समझाने लगे, वह तो एक हिस्सा हो सकता है, लेकिन अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि उनका किसी गुट से संबंध नहीं है। इसका मतलब है कि उन पर कोई बंधन नहीं है। उनके जैसे लोगों को नाराज नहीं किया जाना चाहिए, जैसे हेवन डाओ एम्पायर के पॉइजन डोलो। साथ ही विभिन्न शक्तियों द्वारा उन्हें बहुत खोजा जाता है। अगर हमारा जू परिवार उनकी दोस्ती हासिल कर ले तो। प्रिंस जू की आंखों में एक जटिल चमक आए। यहाँ कुछ गहरी राजनीतिक रणनीतियां चल रही थीं, लेकिन उन्होंने इसे जू जुयून के साथ साझा नहीं करना बेहतर समझा। आखिरकार जू जुयून अब केवल जू कबीले की नहीं, बल्कि शाही परिवार का एक प्रमुख हिस्सा बनने की राह पर थी। दान हेंग के कमरे पर पहुंचकर उन्होंने कई बार दस्तक दी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। पास ही सफाई कर रहे एक कर्मचारी ने उन्हें बताया, उस कमरे के मेहमान आज सुबह जल्दी ही चले गए। क्या? प्रिंस जू ने हताशा में अपना माथा पीट लिया। अगर उन्होंने उपहार तैयार करने में समय न लगाया होता और कल रात ही बेशर्मी से मिलने चले गए होते तो शायद वे दान हेंग के जाने से पहले उसे पकड़ पाते। जू जुयून भावहीन रही, उसे दान हेंग से न मिल पाने में कोई बड़ा नुकसान नहीं दिखा। वास्तव में वह उसे बिल्कुल भी नहीं देखना चाहती थी। कल के दबंग दान हेंग ने उस पर एक गहरी और अप्रिय छाप छोड़ी थी। उनकी मात्र उपस्थिति स्टार लुओ शाही परिवार के चेहरे पर एक तमाचा थी। जिस पहचान पर वह गर्व करती थी, जिसे वह गौरवान्वित करना चाहती थी, उसकी उनकी नज़रों में कोई कीमत नहीं थी। इस बीच 2 घोड़े वाली गाड़ियां स्टार लुओ सिटी से 30 मील से अधिक की दूरी तय कर चुकी थीं। दान हेंग का समूह और गैशी ड्रैगन सर्पेंट परिवार एक साथ यात्रा कर रहे थे। गाड़ी के अंदर गु युइना दान हेंग से सटकर बैठी थी और उनकी हथेली को अपनी गोद में पकड़ते हुए कोमल आवाज में बोली, पतिदेव, चलिए हम जगह बदलते हैं। मैं हेवन डाउ सिटी में रहना चाहती हूँ। उनकी नज़रों में उम्मीद की चमक थी। चूंकि बाहरी दबाव दान हेंग के शांतिपूर्ण जीवन को हिलाने में विफल रहा था, इसलिए उन्हें अपनी रणनीति बदलनी पड़ी। दादाजी मेंगशू की याद दिलाने वाली बात ने उन्हें एक नया विचार दिया था। अगर दबाव काम नहीं आया तो वह दूसरे तरीके का इस्तेमाल करेंगी, ठीक वैसे ही जैसे जू जुचिंग ने दान हेंग के पास शिक्षा ली थी। जब तक वह दान हेंग को समाज के उच्च वर्गों की नज़रों में लाएंगी, भले ही वे उन्हें केवल एक एकांतप्रिय गुरु के रूप में माने, ये धीरे धीरे उन्हें जीवन के एक नए तरीके की ओर ले जाएगा। दान हेंग ने हल्की सी भौहें सिकुड़ी। वे अभी भी अनिश्चित थे। छोटे शहर को छोड़ना एक बड़ा बदलाव था, लेकिन उन्होंने इसे संभाल लिया था। लेकिन हेवन डाउ सिटी जाना, वह शहर गुटों और उलझनों का एक गहरा जाल था। इसने उन्हें झिझकने पर मजबूर कर दिया। अपनी पत्नी की उम्मीद भरी नज़रों के सामने उन्हें जवाब देना मुश्किल लग रहा था।
उस शाम दोनों गाड़ियां एक साथ रुकीं और मेंगशू ने शिविर लगाया और सोल बीस्ट को दूर रखने के लिए पाउडर फैलाया। सभी आग के चारों ओर इकट्ठा हो गए। गु यूइना दान हेंग के साथ सटकर बैठी थी, जू जूचिंग उनके दूसरी तरफ थी और जिजी उनके बगल में। इस व्यवस्था के कारण मेंगिरन दान हेंग से एक सीट दूर थी। मेंगिरन ने दान हेंग की ओर देखा, लेकिन उसकी नज़र तुरंत एक और चीज़ पर पड़ी। अत्यंत उज्ज्वल और सुंदर आंखों की एक जोड़ी। गु यूइना की, दान हेंग की पत्नी। खुद को रंगे हाथों पकड़े जाने जैसा महसूस करते हुए मेंगिरन ने तुरंत अपनी नज़रें हटा लीं। अगले ही पल उसके दादाजी के शब्द उसके दिमाग में गूंजने लगे। दान हेंग की पत्नी का स्वास्थ्य खराब है, तुम्हें मेहनती होना होगा। साहस जुटाते हुए मेंगिरन ने अपनी पोशाक से शराब की एक छोटी बोतल निकाली। उसने उसे जू जूचिंग की तरफ से आगे बढ़ाया और मधुरता से मुस्कुराए। दान हेंग बड़े भाई, मेमने को भूनते समय एक अच्छी ड्रिंक इसके स्वाद को और बेहतर बना सकती है। ये शराब बेहतरीन है। दान हेंग ने भौहें ऊपर की और वह उसे लेने ही वाले थे कि गु यूइना ने अचानक उनके हाथ को नीचे दबा दिया और मेंगिरन की ओर देखते हुए मुस्कुराए। मेरे पति का भुना हुआ मेमना सिर्फ मेरे लिए बनाया गया है। मुझे इसका प्राकृतिक स्वाद पसंद है, इसलिए आपकी शराब की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन धन्यवाद छोटी बहन। मेंगिरन आश्चर्य में अपनी आंखें झपकाने लगी। उसे एहसास हुआ कि गु यूइना ने उसके नापाक इरादों को देख लिया था और उसकी चाल को आसानी से विफल कर दिया था। गु यूइना के होंठ मजाक में मुड़ गए। एक छोटी सी बच्ची ने उसके साथ एक आदमी के लिए प्रतिस्पर्धा करने की हिम्मत की। एक तरफ देखते हुए उसने देखा कि जिजी का पूरा ध्यान भुने हुए मेमने पर था। वही सामग्री, वही खाना पकाने की प्रक्रिया, फिर भी दान हेंग का मेमना निस्संदेह सबसे स्वादिष्ट था। जिजी को नज़रअंदाज करते हुए गु यूइना ने अपनी शरारती नज़रें वापस मेंगिरन की ओर घुमाईं और उसके मन में एक दुष्ट विचार आया। उसने अचानक अपनी छाती पकड़ ली और उसे उबकाई ड्राई हीव आने लगी। हालांकि यह एक नाटक था, लेकिन मेंगिरन ने इसे तुरंत नोटिस किया। बाकी लोगों ने या तो कोई प्रतिक्रिया नहीं दी या बस इसे नज़रअंदाज कर दिया। गु यूइना ने धीरे से दान हेंग को कोहनी मारी, इस उम्मीद में कि वह चिंता दिखाएंगे। दान हेंग, ये जानते हुए कि वह नाटक कर रही है, साथ देने से इनकार कर दिया। दांत पीसते हुए गु यूइना को फिर से उबकाया आए। इस बार उसने जिजी की कमर पर चुटकी काटी। दीदी, जिजी विरोध में चिल्लाई और शिकायत भरी नज़रों से गु यूइना की ओर देखा। उसने इस बार कुछ नहीं किया था। गु यूइना ने जिजी के कंधे को थपथपाया और फुसफुसाई, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा जी मिचला रहा है। शायद मैं गर्भवती प्रेग्नेंट हूँ। उसका चेहरा लाल हो गया और उसने अपना सिर नीचे झुका लिया। जिजी हक्का बक्का रह गई। आपका क्या मतलब है, गर्भवती? सभी का ध्यान तुरंत गु यूइना की ओर चला गया। मेंगिरन पूरी तरह दंग रह गई। उसे दान हेंग की पत्नी को खोने के विचार से कोई आपत्ति नहीं थी। उसे लगा था कि वह एक रिप्लेसमेंट के रूप में काम कर सकती है। लेकिन अगर उनका बच्चा होने वाला है, क्या इसका मतलब यह है कि उसे सौतेली माँ बनना पड़ेगा? यह उसके जैसी एक युवा लड़की के लिए बहुत अधिक था। हालांकि सबसे ज़्यादा हैरान होने वाले व्यक्ति दान हेंग थे। उन्होंने अपना दिमाग दौड़ाया। उन्हें पूरा यकीन था कि उन्होंने गु यूइना के साथ ऐसा कुछ नहीं किया था। तो वह अचानक गर्भवती कैसे हो सकती थी? घबराकर दान हेंग ने गु यूइना की कलाई पकड़ी और तुरंत उसकी स्थिति की जांच प्रोब करने लगे। End of chapter. Dolo. Dan Heng just want to avoid trouble. Gu Yuina pursues. Chapter 69. Encountering Zhu Qinghe on the road. गु यूइना के शरीर के भीतर नए जीवन का कोई संकेत नहीं था। दान हेंग ने चुपके से राहत की सांस ली। अगर वह बिना कुछ किए ही किसी तरह पिता बन जाते तो यह उनके संभालने के लिए बहुत ज़्यादा होता। वह गु यूइना के प्रति थोड़ा सा क्रोध महसूस किए बिना नहीं रह सके। वह इस तरह की चीज़ के बारे में मजाक कैसे कर सकती थी? गु यूइना पूरे समय दान हेंग को देख रही थी। उसके होंठों के कोने थोड़े मुड़े और वह कोमलता से बोली, पतिदेव, क्या आप कुछ ज़्यादा ही खुश नहीं हैं? आप वहाँ हक्के बक्के क्यों खड़े हैं? दान हेंग ने उसे एक लाचार नज़र से देखा। जैसे ही वह उसे गड़बड़ बंद करने के लिए कहने वाले थे, गु यूइना ने अपना नाजुक हाथ उनके होंठों पर रख दिया। चिंता न करें पतिदेव, हमारा बच्चा निश्चित रूप से स्वस्थ पैदा होगा। सब लोग, जब बच्चा पैदा होगा तो आप सभी को हमारे साथ जश्न मनाने आना होगा। गु यूइना के होंठ थोड़े मुड़े, हालांकि इसे मुस्कुराहट कहना मुश्किल था। जो भी हो, यह एक निमंत्रण था। मेंगिरन ने एक ज़बरदस्ती की मुस्कान दी जो रोने से भी बदतर थी। उसने अपने दादाजी मेंगशू की ओर दयनीय भाव से देखा। ये सब दादाजी की गलती थी। वे उसे मौका पकड़ने के लिए कहते रहे और अब देखिए उनकी पत्नी पहले से ही गर्भवती है। कोई आश्चर्य नहीं कि वह पहले अस्वस्थ लग रही थी। वह गर्भवती थी फिर भी इधर उधर यात्रा कर रही थी। मेंगशू की आंखों में शर्मिंदगी की एक लकीर चमकी, लेकिन उन्होंने ज़बरदस्ती एक हंसी हंसते हुए कहा, ठीक है, जब समय आएगा दान हेंग, आपको हमें सूचित करना होगा।
हम निश्चित रूप से आपको बधाई देने आएंगे। जब वह बोल रहे थे तो उन्होंने मन ही मन आह भरी। खैर, चाहे वह दान हैंग की कितनी भी प्रशंसा क्यों न करते हों, वह आदमी अपनी पत्नी के साथ पहले से ही एक बच्चा पैदा कर रहा था। वह संभवतः अपनी पोती को दान हैंग के बच्चे की सौतेली मां नहीं बनने दे सकते थे। मेंग परिवार एक शीर्ष स्तर का सोल मास्टर कबीला था, वे ऐसा अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। दान हैंग ने हल्का सा सिर हिलाया। वह मूल रूप से समझाना चाहते थे, लेकिन ये देखते हुए कि ड्रैगन सर्पेंट परिवार का रवैया कैसे बदल गया था, उन्होंने बस इसी के साथ चलने का फैसला किया। ये बहुत बेहतर था। उन्होंने भुने हुए मेमने की टांग गू युइना को थमा दी और मांस भूनना जारी रखा। अब जब ड्रैगन सर्पेंट का परिवार उन पर उतना ध्यान नहीं दे रहा था, तो उन्हें बहुत अधिक सहज महसूस हो रहा था। गू युइना ने मेमने की टांग स्वीकार की, एक छोटा सा निवाला लिया और उसके चेहरे पर एक लुभावनी सुंदर मुस्कान आ गई। यह उस तरह की सुंदरता थी जो दूसरी महिलाओं के दिल की धड़कन भी बढ़ा सकती थी। हालांकि गू युइना बाहरी लोगों के सामने इस तरह कभी नहीं मुस्कुराती थी। वह अपना ये पक्ष केवल तभी दिखाती थी जब वह दान हैंग के साथ होती थी। यिरन, तुम अब उतनी छोटी नहीं हो। क्या कोई ऐसा है जिसे तुम पसंद करती हो? गू युइना ने अपनी आंखें सिकोड़कर मेंग यिरन की ओर देखा। क्या उसे लगा कि उन्होंने ये ध्यान नहीं दिया कि यह लड़की उनके पति पर नजर गड़ाए हुए थी? जो कोई भी गू युइना के आदमी को ललचाने की हिम्मत करेगा, वह उन्हें कभी नहीं छोड़ेंगी। मैं केवल 15 साल की हूँ। मेंग यिरन ने अविश्वास में अपनी ओर इशारा किया। मेंगशू भी गू युइना की बातों से उतने ही हैरान थे। इससे पहले उन सभी ने सोचा था कि गू युइना एक शांत और आरक्षित महिला थी जो बाहरी लोगों के साथ घुलना मिलना पसंद नहीं करती थी। यही कारण था कि वे साहसी होते जा रहे थे, दान हैंग को अपने लिए हथियाने की साजिश रच रहे थे। लेकिन अब गू युइना अपने दांत फैंग्स दिखा रही थी। डोलो कॉन्टिनेंट में 15 अब छोटी उम्र नहीं है। जब मैं अपने पति के साथ जुड़ी थी तब मैं केवल 13 साल की थी। गू युइना ने इस तरह सहजता से कहा जैसे कि यह एक अकाट्य सत्य हो। दान हैंग ने एक अजीब भाव से गू युइना की ओर देखा। वह इतने गंभीर चेहरे के साथ ऐसी बकवास कैसे कर सकती थी? जब वह 13 की थी तब वह इस दुनिया में आए भी नहीं थे। यू जूचिंग ने अपने होंठ सिकुड़े और ईर्ष्या से गू युइना और दान हैंग की ओर देखा। काश वह कुछ साल पहले पैदा हुई होती। अगर वह शिक्षक से तब मिली होती जब वह 12 या 13 की थी, तो क्या वह अब उनके कंधे पर सिर रखकर बैठी होती? उसने जल्दी से अपना सिर हिलाया, अपने विचारों को और आगे भटकने देने की हिम्मत नहीं की। युवा लड़कियों को कुछ रिश्तों का अनुभव होना चाहिए। यह कोई बुरी बात नहीं है। जब तक आप अपने प्रति सच्ची रहती हैं और आपका फायदा नहीं उठाया जाता, तब तक सब ठीक है। आपके पास जितना अधिक अनुभव होगा, आप उतना ही बेहतर समझ पाएंगी कि किस तरह का आदमी आपके लिए सही है, ताकि आप समय बर्बाद न करें। गू युइना के चेहरे पर अभी भी एक नकली मुस्कान थी। ड्रैगन सर्पेंट परिवार के सभी लोगों के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसकी बातों के बाद वाले हिस्से को सुनकर उन्हें एहसास हुआ कि गू युइना स्पष्ट रूप से अपनी नाराजगी व्यक्त कर रही थी। मेंग यिरन का चेहरा लाल हो गया। अपने इरादों को इस तरह उजागर होते देख, खासकर इतने सूक्ष्म लेकिन तीखे तरीके से, उसे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। उसे अचानक एहसास हुआ कि उसने जो किया था वह जानबूझकर किसी और के रिश्ते में दखल देने से अलग नहीं था। वरना अगर आप किसी आदमी द्वारा धोखे में आ जाती हैं, या यदि आप अपना प्रयास किसी ऐसे व्यक्ति पर बर्बाद करती हैं जो आपका नहीं है, तो ये सभी के लिए बुरा है ना? गू युइना ने लापरवाही से मेमने का एक टुकड़ा तोड़ा और मेंग यिरन को घूरते हुए उसे दान हैंग के होंठों के पास रख दिया। हाँ, मेंग यिरन ने अपना सिर झुका लिया। काश वह किसी छेद में गायब हो सकती। उसे अपने दादाजी की बात सुनने और गू युइना की मृत्यु के बाद उसकी जगह लेने के विचार रखने पर गहरा पछतावा हुआ। अब जब गू युइना उसे खुलेआम निशाना बना रही थी, तो उसके पास बहस करने का साहस भी नहीं था। आखिरकार वह दोषी थी। मेंगशू ने कुछ भी न सुनने का नाटक किया, मन ही मन आह भरते हुए कि दान हैंग की इस छोटी पत्नी से निपटना कितना कठिन था। यह उनकी अपनी गलती थी कि वे बहुत लालची हो गए थे। अब वह केवल अनभिज्ञता का नाटक कर सकते थे। वे निश्चित रूप से दान हैंग की पत्नी के साथ बहस करने वाले नहीं थे। तभी दूरी से सर पर दौड़ते घोड़ों की आवाज गूंजी। ड्रैगन सर्पेंट परिवार तुरंत राहत महसूस करने लगा, जैसे कि उन्हें कोई रियायत मिल गई हो, और वे सभी खड़े हो गए। कोई आ रहा है, चलो चलकर देखते हैं, लॉन्ग गॉन्ग मेंगशू ने जल्दी से कहा। मैं भी आ रही हूँ। मेंग यिरन जल्दी से उनके पीछे हो ली। दान हैंग ने भूनते हुए मेमने पर मसाला छिड़का और गू युइना की ओर देखा। गू युइना ने गर्व से फुफकार छोड़ी, ये जानते हुए कि दान हैंग क्या सोच रहे थे। वह हंसी। जब मैं अस्वस्थ महसूस कर रही थी, तब मेरे पति को चुराने की कोशिश करने के लिए उनके साथ ऐसा ही होना चाहिए। दान हैंग ने धीरे से अपना सिर हिलाया। अजीब बात यह थी कि उन्हें अपने दिल में एक हल्की सी हलचल महसूस हुई। दीदी, अगर आप उन्हें पसंद नहीं करती हैं, तो हम बस
जी जी ने अपने मुंह से चिकनाई पोंछी और अपने गले पर काटने का इशारा किया, ये सुझाव देते हुए कि वे बस ड्रैगन सर्पेंट परिवार से छुटकारा पालें। दान हैंग के होठों के कोने सिकुड़ गए। गु यूइना एक पल के लिए स्तब्ध रह गई, फिर जोर से हंसी और जी जी के सिर पर जोर से मारा। बैंग, तमीज से रहो, बकवास करना बंद करो। जी जी ने शिकायत में अपना मुंह बनाया। क्या मास्टर पहले हमेशा ऐसी नहीं थी? गु यूइना धीरे से दान हैंग के कंधे पर झुक गई और फुसफुसाई, वे यहाँ हैं। वे बहुत सारे हैं। दान हैंग ने उसकी नज़र का पीछा किया और सड़क पर दूर एक काफिले को देखा। अंधेरे ने उसकी दृष्टि में बाधा नहीं डाली, उसने स्पष्ट रूप से गई शी ड्रैगन सर्पेंट परिवार को काफिले के नेता के साथ बात करते देखा। कोई संघर्ष नहीं हुआ। गई शी ड्रैगन सर्पेंट का नाम सुनने के बाद अधिकांश लोग जल्दबाजी में कार्य करने की हिम्मत नहीं करेंगे। कुछ ही क्षणों बाद लॉन्ग गोंग मेंगशू और अन्य लोग वापस लौटे। वे व्यापारियों का एक समूह है जो हेवन डाओ एम्पायर वापस जा रहे हैं। लेकिन मैं बता सकता हूं कि वे भेस में हैं। वे संभवतः उच्च स्तर के कुलीन या शाही परिवार के सदस्य हैं, क्योंकि उनके साथ सोल मास्टर्स भी हैं। इसके अलावा जब उन्होंने मेरा नाम सुना तो उनकी पहली प्रतिक्रिया सतर्कता थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने न तो डर दिखाया और न ही हमसे दोस्ती करने का कोई इरादा। लेकिन वे हमारे लिए मुसीबत भी खड़ी नहीं करेंगे। जब तक हम एक दूसरे के रास्ते से दूर रहते हैं, चिंता की कोई बात नहीं है। दान हैंग, मेंगशू ने मुस्कुराहट के साथ कहा। दान हैंग ने हल्की सी बाहें सिकुड़ी और सहज रूप से गु यूइना की ओर देखा। ये सुनकर कि वे कुलीन हो सकते हैं, अगर उन्होंने उनकी पत्नी को देखा तो क्या इससे और मुसीबत खड़ी नहीं होगी? गु यूइना की आंखें चमक उठीं। क्या इत्तेफाक है? वह दान हैंग को नाम कमाने और यथास्थिति को बदलने में मदद करने के तरीकों के बारे में सोच रही थी। और अब सही अवसर आ गया था। एंड ऑफ चैप्टर। डोलो, Dan Heng just want to avoid trouble, Gu Yuina pursues. Chapter 70, Honest Uncle and Nephew. गु यूइना गाड़ी से बाहर निकली और पास के काफिले की ओर देखने लगीं। कुछ सेकंड बाद उस दिशा से एक आकृति तेजी से वापस आए। यह जी जी थी, जिसे गु यूइना ने पड़ोसी काफिले की जांच करने के लिए भेजा था। वे कौन हैं? गु यूइना ने पूछा। हालांकि उनकी चोटें अब स्थिर थीं और उन्होंने अभी तक अपनी चरम शक्ति हासिल नहीं की थी, लेकिन उनकी शक्तिशाली आध्यात्मिक धारणा स्पिरिचुअल परसेप्शन ने उन्हें आसपास छिपे हुए 2 टाइटल डोलोज का पता लगाने में मदद की। काफिले में 1 सोल डोलो और 3 सोल सेंट्स भी शामिल थे। इस तरह के गठन के साथ पूरे साम्राज्य में 5 से भी कम कुलीन परिवार इस स्तर की सुरक्षा का खर्च उठा सकते थे। सबसे प्रबल संभावना टियन डाओ शाही परिवार की थी। आखिरकार डोलो कॉन्टिनेंट पर स्पष्ट शांति के बावजूद एक दशक से थोड़ा पहले स्टार लुओ एम्पायर ने युद्ध छेड़ दिया था। यदि उस समय स्पिरिट हॉल ने टियन डाओ एम्पायर की सहायता नहीं की होती तो शायद पूरा महाद्वीप अब तक स्टार लुओ के कब्जे में आ चुका होता। जी जी शरारत से हंसी। दीदी, मैंने उन्हें किसी इंपीरियल अंकल के बारे में बात करते सुना। इंपीरियल अंकल? गु यूइना ने भौहें ऊपर कीं। अब वह निश्चित थी पड़ोसी काफिला टियन डाओ शाही परिवार का था। चूंकि वे अंततः टियन डाओ सिटी जाने वाले थे, इसलिए शाही परिवार के साथ संबंध स्थापित करने का यह एक शानदार अवसर था। यदि वह चाहती थी कि उसके पति शाही परिवार की नज़र में आए, तो उसे केवल शक्ति पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं थी, प्रतिभा भी उतना ही अच्छा काम करेगी। गु यूइना ने थोड़ा सिर हिलाया। बुरा नहीं है। क्या तुमने सुना कि क्या वे हमसे मिलने की योजना बना रहे हैं? उसने सोचा कि यदि शाही काफिले की उन तक पहुंचने की कोई योजना नहीं है तो उसे स्वयं बातचीत का रास्ता खोजना होगा। जी जी ने अपना सिर हिलाया। मैंने इसके बारे में कुछ नहीं सुना। छोड़ो, चलो कुछ देर आराम करते हैं, गु यूइना ने धीरे से कहा और वापस गाड़ी के अंदर चली गई। जी जी ने जम्हाई ली और जल्दी से उसके पीछे हो ली। पड़ोसी काफिले के अंदर काफिले के बीच में एक विशेष रूप से आलीशान गाड़ी खड़ी थी, जो एक छोटे कमरे के समान विशाल थी। अंदर एक बुजुर्ग और एक युवक बैठा था। दोनों ने विशिष्ट आभा और के साथ शानदार कपड़े पहने हुए थे। किंगे, तुमने इस बार खुद देखा, स्टार लुओ एम्पायर अभी भी दुर्भावना रखता है। वे हमारे टियन डाओ एम्पायर को निशाना बनाने के तरीके खोजते रहते हैं। प्रिंस जू जिंग ने आह भरते हुए अपना सिर हिलाया। जू किंगे ने अपना हाथ अपनी ठुड्डी पर रखा, अपनी बाहें सिकुड़ते हुए कहा, स्पिरिट हॉल के हमारे बीच होने से स्टार लुओ एम्पायर केवल गुप्त रूप से ताकत जुटा सकता है। वे एक और युद्ध शुरू करने की हिम्मत नहीं करेंगे। हमारी मुख्य प्राथमिकता स्पिरिट हॉल के साथ मजबूत संबंध बनाए रखना होनी चाहिए। आखिरकार यदि वे गिरते हैं तो हम भी गिर जाएंगे। प्रिंस जू जिंग ने उपहास किया और अपना सिर हिलाया। स्पिरिट हॉल पर भरोसा नहीं किया जा सकता। वे सोल मास्टर्स सिर्फ ताकत के भूखे हैं और उनमें दिमाग नहीं है। वे हमेशा सोचते हैं कि वे सब कुछ कच्ची ताकत से हल कर सकते हैं। वे औजारों के रूप में उपयोगी हो सकते हैं, लेकिन हमें अपनी सारी उम्मीदें उन पर कभी नहीं टिकानी चाहिए। उसने व्यंग्य किया। उसका स्वर स्पिरिट हॉल के प्रति तिरस्कार से भरा था। जू किंगे एक पल के लिए चकित रह गया।
उसे उम्मीद नहीं थी कि प्रिंस जूजिंग सोल मास्टर्स के प्रति इतना गहरा तिरस्कार रखेगा। हालांकि यह आश्चर्यजनक नहीं था। कुलीनों और सोल मास्टर्स ने लंबे समय से एक दूसरे के प्रति आपसी तिरस्कार रखा है। डोलो कॉन्टिनेंट की संरचना में असली शासक वर्ग अभिजात वर्ग ही था। तो यही कारण है कि अंकल ने पहले ड्रैगन सर्पेंट जोड़े को नज़रअंदाज किया। जू किंघे ने लापरवाही से टिप्पणी की। प्रिंस जूजिंग ने गर्व से सिर हिलाया, बिल्कुल किंघे, इसे याद रखना, कुलीन ही इस महाद्वीप के सच्चे शासक हैं। सोल मास्टर्स वे महज औजार हैं, इस अंतर को कभी मत भूलना। भले ही तुमने निंगफेंगजी के अधीन शिक्षा ली हो, तुम्हें फिर भी समझना होगा कि तुम्हारी सच्ची वफादारी कहाँ है। थोड़ी देर रुकने के बाद उन्होंने जोड़ा, बेशक अपवाद मौजूद हैं। पॉइजन डोलो जैसे टाइटल डोलोज जो जीतने लायक हैं, उन पर विचार किया जाना चाहिए। यदि आपके पास एक टाइटल डोलो का समर्थन होता तो सिंहासन पर आपका दावा और भी सुरक्षित होता। जू किंघे थोड़ा मुस्कुराया और पूछताछ जारी रखी, तो कारण यह है कि हम ड्रैगन सर्पेंट जोड़े से दोस्ती नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनका प्रभाव बहुत अधिक है। सटीक रूप से किंघे, अभी हमारी प्राथमिकता टियन डाओ एम्पायर वापस लौटना है। अनावश्यक परेशानी पैदा मत करो। प्रिंस जूजिंग ने मुस्कुराहट के साथ सलाह दी। जू किंघे ने सिर हिलाया, समझ गया अंकल। फिर कल सुबह हम तुरंत प्रस्थान करेंगे और उनसे मिलने से बचेंगे। बिल्कुल, उन अशिष्ट सोल मास्टर्स के साथ घुलने मिलने में कोई फायदा नहीं है। प्रिंस जूजिंग ने सहमति में हंसते हुए कहा। अगली सुबह भोर में दान हैंग जाग गए। वह दीवार के सहारे टिक गए, उनका एक हाथ बू यूइना के लिए तकिए का काम कर रहा था। आंखें खोलते ही जो पहला नज़ारा उन्हें दिखा वह बू यूइना का लुभावना सुंदर चेहरा था। उसके पीछे जू जूचिंग और जी जी भी सो रही थीं। हालांकि वे सभी पूरी तरह से कपड़े पहने हुए थे, फिर भी गाड़ी एक मिली जुली सुगंध से भरी हुई थी। जी जी के सोने की मुद्रा विशेष रूप से जंगली थी। उसका कंबल जू जूचिंग के ऊपर गिर गया था, जिससे उसके चमकदार सफ़ेद पैर खुले रह गए थे। वह आधी जू जूचिंग के ऊपर फैली हुई थी और उसका पैर दान हैंग के घुटने पर टिका था। इस बीच उसकी मांसल जांघों पर कई लाल निशान थे, संभवतः पिछली रात बू यूइना द्वारा उसे चुटकी काटने की वजह से। दान हैंग के होठों पर एक छोटी सी मुस्कान आ गई। यदि वह उठने की कोशिश करते तो उन्हें वह हाथ वापस लेना पड़ता जिस पर बू यूइना आराम कर रही थी, जिससे वह जाग जाती। कुछ विचार करने के बाद उन्होंने उठने का विचार त्याग दिया और बस अपने दूसरे हाथ में एक किताब मंगवाए और पीछे झुककर पढ़ने लगे। अपनी आंख के कोने से उन्होंने देखा कि बू यूइना के होंठ थोड़े फड़फड़ाए। तो उनकी नन्ही पत्नी जाग गई थी लेकिन सोने का नाटक कर रही थी। जल्द ही बाहर कदमों की आवाज़ सुनाई दी। फिर एक आवाज़ आई, आह, प्रसिद्ध ड्रैगन सर्पेंट जोड़ा, मैंने लंबे समय से आपकी प्रशंसा की है। आज आपसे मिलकर वास्तव में सम्मान की बात है। दान हैंग ने हल्की भौहें सिकोड़ीं। ये राजकुमार शब्द सुनकर उन्होंने तुरंत अनुमान लगाया कि बोलने वाला व्यक्ति टियन डाओ एम्पायर का प्रिंस जूजिंग था। ये राजकुमार परोपकारी होने से बहुत दूर था। इसमें शामिल न होना ही सबसे अच्छा था। पतिदेव, आप इतनी जल्दी क्यों जाग गए? बू यूइना ने एक नाजुक जम्हाई ली, अपनी आंखें नींद में मलते हुए पूछा। आदत, दान हैंग ने धीरे से उत्तर दिया। बू यूइना ने अचानक दान हैंग की कमर के चारों ओर अपनी बाहें लपेट लीं और करीब आते हुए फुसफुसाई, पतिदेव, चलिए हम टियन डाओ सिटी चलते हैं। ठीक है, जगह बदलना ठीक है, लेकिन टियन डाओ सिटी ही क्यों? दान हैंग ने भौहें सिकोड़ीं। वह वहां नहीं जाना चाहते थे। टियन डाओ एम्पायर की राजधानी होने के नाते ये तीन ऊपरी संप्रदायों अपर सेक्ट्स से घिरा हुआ था। वह जगह मुसीबतों का गढ़ थी। ऐसा नहीं था कि वह मुसीबत नहीं संभाल सकते थे, इस महाद्वीप पर शायद ही ऐसी कोई चीज़ थी जो वास्तव में उन्हें डरा सके। क्योंकि मुझे टियन डाओ सिटी पसंद है, साथ ही मेरा वहाँ परिवार है और मुझे उसकी याद आती है। बू यूइना ने फूंक मारते हुए उम्मीद भरी नज़रों से उनकी ओर देखा। दान हैंग अभी भी झिझक रहे थे कि बाहर कदमों की एक और आहट सुनाई दी। आह अंकल, क्या इत्तेफाक है, आप भी यहाँ हैं? हाँ, क्या इत्तेफाक है, मैं रास्ता भटक गया था, आप देखिए। बाहर की बातचीत ने दान हैंग को निर्णय लेने से थोड़ा समय दिला दिया। ये देखते हुए कि उन्होंने अभी तक उसे जवाब नहीं दिया है, बू यूइना ने अपना मुंह बनाया और फिर बाहर की आवाज़ों को ध्यान से सुना। वह अचानक बैठ गई और बोली, पतिदेव, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रही हूँ। दान हैंग ने तुरंत उसकी कलाई पकड़ ली, अगर यह ज़रूरी नहीं है तो? मुझे ज़रूरत है। बू यूइना ने अपने पेट के निचले हिस्से की ओर इशारा किया। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें रोका नहीं जा सकता। चिंता न करें पतिदेव, मैं घूंघट वेल पहनूंगी। एंड ऑफ चैप्टर।